सोचिए, क्या कोई ऐसा इलाका जो सालों तक हाशिए पर रहा हो, अचानक किसी देश की ग्लोबल एम्बिशंस का सेंटर पॉइंट बन सकता है। सुनने में फिल्मी लगता है ना? लेकिन भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए ये अब कोई सवाल नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हमारी आंखों के सामने बदल रही है। तो चलिए आज इसी बदलाव की कहानी को समझते हैं। और ये सिर्फ सड़कें या पुल बनाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक पूरी पहचान के बदलने की, कि कैसे एक ऐसा इलाका जिसे सब भूल चुके थे, आज भारत की फॉरेन पॉलिसी का, उसकी वैश्विक रणनीति का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन गया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? पूर्वोत्तर भारत अचानक से दुनिया के नक्शे पर इतना जरूरी क्यों हो गया है? आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल का जवाब ढूंढेगी। देखिए, इस पूरे बदलाव के दिल में है एक पॉलिसी। इसका नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये 90 के दशक की लुक ईस्ट पॉलिसी का एक, कह सकते हैं, ज्यादा एक्टिव वर्जन है। पहले था कि पूरब की ओर देखो, अब है पूरब की ओर काम करो। मतलब सिर्फ देखना नहीं, एक्शन लेना है। और इस एक्शन का सेंटर पॉइंट है पूर्वोत्तर भारत, जिसे साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाया जा रहा है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, दूरी पर विजय। मतलब ये वो कहानी है कि कैसे इस इलाके की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, इसका अलगाव, उसे खत्म करने के लिए जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 2.8 गुना। 2014 के बाद से नेशनल हाईवे बनाने की रफ्तार में इतनी तेजी आई है। ये सिर्फ सड़कें नहीं बन रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि सरकार इस इलाके को बाकी देश से जोड़ने के लिए कितनी सीरियस है। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ सड़कों तक ही नहीं है, बात डिजिटल दुनिया की भी हो रही है। 2025 तक नॉर्थ ईस्ट के लगभग 97% गांवों तक 4G पहुंच जाएगा। सोचिए, डिजिटल आइसोलेशन जो हमेशा से एक बहुत बड़ी रुकावट थी, वो अब खत्म होने की कगार पर है। ये जो टेबल है, ये पिछले एक दशक की पूरी तस्वीर दिखाती है। 2014 में क्या था और 2025 में क्या है। देखिए, 2014 में रेलवे लाइनें ज्यादातर असम तक ही थीं, और अब मिजोरम और सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्यों की राजधानियों तक ट्रेन पहुंच रही है। एयरपोर्ट्स हों या इंटरनेट, हर चीज में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। और इस पूरे बदलाव का अगर कोई एक सबसे बड़ा सिंबल है, तो वो है सेला टनल। सोचिए, 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये सुरंग, ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एसेट है। इसकी वजह से चीन बॉर्डर के पास तवांग को अब पूरे साल कनेक्टिविटी मिलती है। मतलब अब कड़ाके की सर्दियों में भी हमारी सेना की मूवमेंट आसानी से हो सकती है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। विकास की इस चमकती तस्वीर के पीछे एक दूसरी, कहीं ज्यादा मुश्किल और उलझी हुई हकीकत भी है। एक तरफ तो अच्छी खबर है, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में शांति बहाली में काफी तरक्की हुई है। ULFA यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और NLFT जैसे बड़े विद्रोही गुटों के साथ शांति समझौते हुए हैं। दशकों से चली आ रही हिंसा खत्म हुई है और शांति की उम्मीद जगी है। लेकिन ठीक इसी वक्त मणिपुर में एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही दुखद कहानी चल रही है। वहाँ शांति नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे जातीय संघर्ष की आग भड़की हुई है। मणिपुर में जो हो रहा है, उसकी मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है। आंकड़े देखिए, 250 से ज्यादा मौतें, 60,000 से ज्यादा लोग अपने ही घर से बेघर हो गए, हजारों घर जला दिए गए। मैतेई और कुकीजो समुदायों के बीच इस लड़ाई ने राज्य को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया है, और डर ये है कि सालों की मेहनत और तरक्की पर पानी फिर सकता है। और इस अंदरूनी लड़ाई का असर सिर्फ मणिपुर तक नहीं है, इसका असर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी पड़ रहा है। पड़ोसी देश म्यांमार में जो सिविल वॉर चल रहा है, उसकी वजह से कलादन प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अटक गए हैं। मतलब जो रास्ते साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनने वाले थे, वो आज अस्थिरता की वजह से लगभग बंद पड़े हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है, और इस गेम में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है चीन।
देखिए, बॉर्डर पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर्फ वहां के लोगों के लिए नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक चेस गेम की तरह है। भारत का है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जिसका मकसद है लोगों को बॉर्डर के इलाकों में ही बसाए रखना, उन्हें सारी सुविधाएं देना, ताकि वो एक तरह से डिफेंस की पहली लाइन बन जाएं। और ये सीधा जवाब है चीन की डुअल यूज विलेजेस वाली रणनीति का, जहां चीन ऐसे गांव बना रहा है जिन्हें आम नागरिक भी इस्तेमाल कर सके और सेना भी। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, अब ये पानी तक पहुंच गई है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन एक बहुत बड़ा 60 गीगावाट का सुपर डैम बना रहा है। अब खतरा ये है कि इससे चीन को पानी के बहाव पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा, मतलब वो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसे कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल वॉरफेयर। वो चाहे तो सूखे के समय पानी रोक ले या मॉनसून में अचानक छोड़कर बाढ़ ले आए। इन बाहरी खतरों के साथ साथ इस इलाके की एक अपनी अंदरूनी पहेली भी है। एक तरफ मिजोरम जैसे राज्यों में लिटरेसी रेट देश में सबसे ज्यादा है, करीब 98%, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं राज्यों में पढ़े लिखे नौजवानों में बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा है। मतलब डिग्रियां तो हैं पर नौकरियां नहीं। शिक्षा और अवसर के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर नॉर्थ ईस्ट का भविष्य क्या है? क्या ये समृद्धि का पुल बनेगा या फिर समस्याओं की एक बाधा बन के रह जाएगा? ये जो आप कोटेशन देख रहे हैं, ये दिखाता है कि पहचान की राजनीति की जड़ें कितनी गहरी हैं। दशकों की बातचीत के बाद भी नागा शांति प्रक्रिया आज भी अलग झंडे और संविधान जैसे मुद्दों पर अटकी हुई है। ये बताता है कि इस इलाके में स्थायी शांति लाना कितना मुश्किल काम है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? जानकारों के मुताबिक कामयाबी 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला और सबसे जरूरी, शांति। मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्यों में अंदरूनी झगड़ों को सुलझाना होगा। दूसरा, प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमी को सिर्फ कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़ाकर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाना होगा, ताकि पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियां मिलें। और तीसरा, रेजिलियंस, यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो क्लाइमेट चेंज और भूकंप जैसे खतरों को झेल सके। तो आखिर में हम लौटते हैं उसी एक सवाल पर, क्या पूर्वोत्तर भारत साउथ ईस्ट एशिया के लिए तरक्की का एक पुल बन पाएगा, या फिर ये अंदरूनी झगड़ों और बाहरी दबावों के बीच एक बाधा बनकर रह जाएगा? इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है, और ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले कुछ सालों में क्या फैसले लिए जाते हैं।